क्लास में हमने पढ़ा था संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम कल पिछले क्लास में विस्तार से जाने, लेकिन हमारे संविधान की कुछ आलोचनाएं भी हैं और इसे भी आपको जानना जरूरी है। यह मेंस के व्यू से और पीटी व्यू से दोनों से ही सकारात्मक है। तो इसे जाने कि संविधान की आलोचनाएं कैसे की गई हैं और किन तथ्यों के आधार पर की गई हैं। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें किसी भी तरह के खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ खामियां रह गई और जिसकी आलोचनाएं निरंतर होती रहती हैं समय समय पर। भारत का संविधान जैसे कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया कि आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। आलोचना करने के लिए आपको आधार चाहिए और इन आधारों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला आलोचना सबसे बड़ी की जाती है कि उधार का संविधान है। जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है दुनिया के कई देशों के संविधानों का निचोड़ है या उनके संविधानों से कुछ मूल तथ्यों को निकाला गया है और भारतीय संविधान में उसको डाला गया है। तो आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी, बहुत बड़ा बात कह दिया गया, उधारी की एक बोरी अथवा हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। दुनिया के संविधान के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि कहकर इसे संबोधित करते हैं इसके आलोचक। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षतापूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधानों के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उसकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया गया। आलोचक अगर कहते हैं कि नहीं आप दुनिया के संविधान से उधार लिए हैं, लेकिन जो इसके फेवर में लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, दुनिया के संविधान को हम लोग संशोधित करके और उसके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं को लिया गया है। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, यह अम्बेडकर कथन है, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया में इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान के विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलम्ब से हुआ कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। मतलब कि संविधान की आलोचकों ने आलोचना तो किया, उधार का संविधान है, हौच पौच है, दुनिया जहान की बात है, लेकिन इसका खंडन स्वयं बी.आर. अम्बेडकर ने ही अपने कथनों में किया है। तो आप इस जरूर पढ़ें और जानें इसे। पुनः देखेंगे कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, आलोचक कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। आलोचक ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान और भारत के संविधान में डाल दिए। इसे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है या फिर उसका ही संशोधित। उदाहरण के लिए श्री एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। कौन कहते हैं? एन श्रीनिवासन। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स, ये ब्रिटिश संविधानवेता हैं, ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारा भारतीय संविधान का लगभग 50% भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
तो इसकी तो आलोचना होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि उस समय देश में ब्रिटिश भारत था और आज भी कई ऐसे उसमें तथ्य हैं और आर्टिकल्स है जिसको हटाया जा रहा है और हटाने की जरूरत है, तो इसकी आलोचना होती है, तो ये कुछ हद तक सही है। और देखिए, पुनः PR देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार इसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने इस प्रकार दिया। इस पर उन्होंने कहा था कि जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार या पेटेंट राइट नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। देखिए, इसकी भी आलोचना का खंडन करते हैं BR अम्बेडकर। वे कहते हैं कि उधार लेना कोई बड़ी बात नहीं है और हम कोई कॉपीराइट को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी का भाषा का चोरी कर रहे हैं। ये प्रशासनिक विवरण, जो अच्छे प्रशासनिक विवरण हो सकते उसको लिया गया है, ये अम्बेडकर कहते हैं। लेकिन हमारी आलोचना यह है कि भारत उस समय 1935 में 1935 में जब ब्रिटिश भारत था, यह एक तरह से मिला जुला संविधान था, तो उसे आज़ाद भारत में अक्षरशः शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। ये अलग बात है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सदियों तक बदलते नहीं हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीयों के लिए ही संविधान बनाया गया था, फिर भी उसकी प्रेरणा तो ब्रिटिश से ही थी। बहुत कुछ ऐसी हैं जो आलोचनाएं और आपको मिलेंगी। गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी, ये भी आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान है वो गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में यह हनुमंथैया जो संविधान सभा के सदस्य थे ने टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। मतलब कि आलोचना में यहाँ तक कह दिया गया कि यह संविधान जो है वो पूरी तरह से क्या है, भारतीयता का विरोध करता है। हम बिना हारमोनियम की बात करते हैं और ये इंग्लिश बैंड बजा रहा है, इनका ये कहना है। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। मतलब ये भी देखिए एक सही बात है आलोचना में कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, जो अंग्रेजी पर जोर था और अंग्रेजी मतलब कि उसके विचारों का पर जोर था, और वहीं अंग्रेजी जानने वाले और अंग्रेजी विचारों से प्रेरित अधिकांश लोग भी भारतीय संविधान के निर्माताओं में से थे। तो ये जरूरी है कि आप जब किसी पाश्चात्य शिक्षा से और पाश्चात्य विचारों से आप ओतप्रोत हों और आप भारतीय संविधान को लिखें, तो कहीं ना कहीं वहाँ की तो बातें आप जरूर डालेंगे ही डालेंगे। तो ये भी आलोचना कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होती है। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्र एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण, माने पश्चिम का यह दास के रूप में अनुकरण किया गया है, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। मैंने इतना तक कह दिया कि पश्चिम का दास बनकर, उनके गुलाम बनकर हम भारतीय संविधान को लिख रहे थे। तो ये आलोचना कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा जो सदस्य थे, उनका कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। हालांकि इनका ये लास्ट कथन कि टूट जाएगा ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन 42वां संविधान संशोधन इस बात को पुष्टि करता है कि आज़ाद भारत में यह जो पाश्चात्य मानसिकता से लिया गया संविधान का, उसका बहुत बड़ा
भाग को बदला गया। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है। तो इस आलोचना में यह दम था कि यह भारतीय विरोधी संविधान था, इसमें बहुत कुछ बातें बदली गई हैं और बदली जानी हैं। अभी हाल ही में 2023 में ही एक संविधान को बदला गया जिसमें था कि किसी को देशद्रोही कह देना, तो उसको भी बदला गया, क्योंकि देशद्रोही उस समय ब्रिटिश लोग भारतीय मतलब कि गरम दल के नेताओं को कहा करते थे। तो ऐसे से कई अभी संविधान हैं, सैकड़ों संविधान हैं, आर्टिकल्स हैं, जिनको हटाए जा रहे हैं और हटाए जाने भी चाहिए। अगला है आलोचना गांधीवाद से दूर। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान आलोचकों ने इस बात की आलोचना पुरजोर तरीके से किया कि भारत के दार्शनिक गांधी जी थे और गांधी जी भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अमूलचूल योगदान दिया था और उनके विचारों से ही यह संविधान दूर रहा। आप ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी इतने बड़े उस समय के नेता होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और संविधान निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं था। तो आलोचकों ने इस बात को लेकर किया। इनके अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंथैया ने कहा कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे। ध्यान रखिएगा, अंबेडकर और गांधी जी में अक्सर विरोध हुआ करते थे। अंबेडकर जी में और गांधी जी में कई मोर्चों पर विरोध हुए थे। तो इनका कहना था कि ये वही संविधान जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे और न ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इस कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र होने को बताते हैं। आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि तत्कालीन उस समय के जो प्रस्तावक थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें शायद पता था कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको ये पता था कि अंबेडकर जिस बिरादरी से, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उनके बिना साथ का हम आगे सत्ता में बना नहीं रह सकते। ये मेरा अपना विचार है और कुछ लोग जहाँ मैंने पढ़ा है, मेरे टीचरों ने बताया है। तो इसलिए अंबेडकर जी को बढ़ चढ़कर प्रश्रय दिया गया संविधान निर्माता के रूप में, जबकि गांधी जी इस विचार से सहमत नहीं थे। तो इसलिए यह आलोचना कि गांधीवादी विचारधारा से संविधान दूर है, कहीं न कहीं सार्थक जरूर प्रतीत होती है। महाकाय आकार, महाकाय का मतलब कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसकी तो आलोचना होनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि संविधान अगर लिखित होता है और छोटा होता है तो उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। लेकिन कुछ मायनों में जो हमारा संविधान बहुत बड़ा होता है उसकी भी अपनी अहमियत होती है, क्योंकि कई आर्टिकलों में जो विचार लिखे होते हैं स्पष्ट लिख दिए जाते हैं, जिससे जो न्यायकर्ता होते हैं, जो जज होते हैं, वो अच्छी तरह समझ के अच्छा निर्णय ले सकते हैं या अधिकारी उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान महाकाय तो है ही। देखा जाए, आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय है और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित है। सर आइवर जेनिंग्स, एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता के विचारों में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है। मैंने कहते हैं कि भारतीय संविधान में जो उधार लिए गए, चाहे जो बाहर से तथ्य लिए गए हैं, उनका बेहतर चयन नहीं है और संविधान समान रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.बी. कामत, संविधान सभा के सदस्य, ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया था वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है, लेकिन आज यही हाथीनुमा संविधान भारत में प्रचलित है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो विस्तृत संविधान है वो कुछ खामियों के बावजूद न्याय करने में सक्षम है और इसमें ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।
वकीलों का स्वर्ग, ये बात तो बिल्कुल आलोचना सत्कृत होती है कि आप किसी भी न्यायालय में चले जाएं तो आपको वकीलों की संख्या इतनी ज़्यादा मिलेगी और वे सभी वकील अपना घर और परिवार चला रहे होते हैं। मतलब कि इतने मुकदमेबाजी और एक मुकदमा लंबे समय तक ऐसे खींचा जाए, ये वकील जो है अच्छी तरह जानते हैं। और भारत के संविधान में, आर्टिकल्स में या कानूनों में जिस तरह से विंडो छोड़े गए हैं, उसका लाभ तो भारतीय वकील ले ही रहे हैं। इसलिए आप किसी भी न्यायालय में जाएं तो आपको लगेगा कि हम वकील के समंदर में आ गए हैं। चारों तरफ काले कोट आपको जरूर नजर आएंगे। आइए देखते हैं। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण, विधिवादितापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचारों में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. महेश्वरी, संविधान सभा के सदस्य, का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। मतलब हमारा संविधान का प्रारूप है, लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। ये बिल्कुल तथ्यपरक बात है और तथ्यपरक आलोचना भी है, क्योंकि हमारे संविधान में कई ऐसी खामियां हैं, कई ऐसे विंडो हैं, जटिलताएं हैं, जिसको समझना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। ध्यान रखिए, मैं आपको एक ज्ञान के लिए बात बता रहा हूँ। आप पर कोई अगर मुकदमा करता है, कोई मुकदमा करता है, तो आपके घर पर जो नोटिस आता है, तो न्यायालय की ओर से या जो नोटिस करता है उसमें यह लिखा होता है कि इस मुकदमे के लिए या तो आप स्वयं अपने आप को लाएं जिससे आप अपना पक्ष रख सकें, या आप अपने बदले किसी वकील को ला सकते हैं। हर एक नोटिस पर लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक आम व्यक्ति अपने मुकदमे को अच्छी तरह जानता है। भले वो कानून पढ़ा नहीं पढ़ा, धाराएं वो नहीं लगा सकता, लेकिन उस अपने लिए जो धाराएं उस पर लगा के नोटिस किया गया है, उन धाराओं को पढ़ सकता है। लेकिन अगर जो मुकदमा आप पर किया है और वो एक वकील लेकर के चले आए, तो फिर आपको उस वकील से लड़ना कठिन हो जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि मैं भी अपना पक्ष रखने के लिए वकील ही रख लूँ। तो इस तरह से वकीलों की एक जो टीम है दोनों ओर से खड़ी हो जाती है, जूनियर सीनियर की परंपराएं चलने लगती हैं और वादी और फरियादी जो दोनों होते हैं वो जूझते रहते हैं। मैंने भी एक मुकदमे में ऐसा था जिसमें मुझे भाग लेना पड़ा था। तो जज ने डायरेक्ट मुझसे कहा, ये मैं आपको एकदम अच्छा अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि आप लोग अपने में बात कर लें, वादी प्रतिवादी, और वकीलों के मुंह पर बोले कि इनका तो पेशा ही है उलझाना। सोचिए कितने अच्छे वो जज थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने में समझौता कर लीजिए, इनका तो काम ही है कि आप लोगों को उलझा के अपना रोटी सेकना। डायरेक्ट वो बोल दी मुंह पे दोनों पक्ष के वकील का। ऐसे जजों की आवश्यकता है। तो बिल्कुल ये सत्य है कि हमारा जो भारतीय संविधान की में जो बड़ी आलोचना है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, यह बिल्कुल देखने को मिलता है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है। जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो, संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्द भंडार का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेजों को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों से लद गए हैं जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। ये भी बात सत्य है।
आप अगर न्यायालय की भाषा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, न्यायालय की भाषा तो बहुत दूर है। आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं और जमीन का जो दस्तावेज लिखा जाता है आज भी फारसी भाषा में लिखा जाता है। अरे भैया, ये कौन लादा है कि भारत में तब तक ये भाषा रहेगी जब तक इसको जानने पढ़ने वाले लोग रहेंगे। बहुसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा गया। एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने हिंदी से चाहे इंग्लिश से पीएचडी भी कर लिया है, वो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में या निबंधन कार्यालय में कातिबों द्वारा लिखा गया जो शब्द है या पैरा होता है उसका अर्थ समझ नहीं पाएगा। तो रियल में हमारा जो संविधान है इसकी बहुत आलोचनाएं हैं। इसमें कुछ का तो खंडन अंबेडकर ने स्वयं किया है, लेकिन कई ऐसे आलोचनाएं हैं जो आज भी हो रही हैं और होनी भी चाहिए, और इन खामियों को दूर करना हमारे सरकार और संसद की जिम्मेवारी है जो हटाना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए, देश का एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक जो है हिंदी भाषी है, और न्याय के लिए जब वो उच्च न्यायालयों में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, और वो हिंदी भाषी का क्षेत्र है, ग्रामीण व्यक्ति है, उसके सामने एक ब्रिटिश भाषा जिसे मैकाले ने छोड़ गया था, उस भाषा में उसको समझाई और बोली जाती है। क्या ये संविधान में इसको हटाना नहीं चाहिए? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें हिंदुस्तान से शायद प्रेम ही नहीं है, उनको इंग्लिश छोड़ के हिंदी आती ही नहीं है। निजी बातों को तो हिंदी में प्रवचन दे देते हैं, लेकिन जब किसी गरीब और अनपढ़ व्यक्ति का मुकदमा वहाँ पर होता है तो वे सारे लोग अंग्रेजों के आज भी गुलाम बने हुए प्रतीत होते हैं, और गुलामी में ही वो, गुलामी की भाषा में ही वो अपना जजमेंट सुनाते हैं। कभी आपने सुना है हिंदी में जजमेंट ही बोला जाता है, जो इंग्लिश वर्जन है वो सुनाते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान में कई खामियां हैं जिसे दूर करना हमारे संसद का ही परम दायित्व है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए यहाँ के लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट क्लास से जुड़ें।